नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में आज हम मान सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, इनके शासनकाल की बात करूं तो इनका शासनकाल 1804 से लेकर 1843 तक रहा। कहानी कहाँ से शुरू होती है इनकी? आपको कहानियाँ पसंद है, बचपन से आप कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई भी कहानियों के रूप में हो। तो इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है कि जब इनके चचेरे भाई, पहली बात तो ये इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम गुमान सिंह है। पिता है गुमान सिंह और ये पौत्र यानी पोते हैं विजय सिंह के। विजय सिंह इनके दादा हैं। विजय सिंह कौन है? इनके दादा हैं। ये विजय सिंह के पुत्र हैं। जब इनके चचेरे भाई भीम सिंह जोधपुर के शासक बनते हैं तो इन्होंने, क्योंकि इनके चचेरे भाई भीम सिंह उन सभी अपने भाइयों को मार रहे थे जिनसे उनको खतरा था, यानी भीम सिंह को जिनसे खतरा था वो भीम सिंह उन्हें मार रहे थे। तब ये जालौर में आके शरण लेते हैं। जालौर में आके शरण लेते हैं, लेकिन भीम सिंह इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और भीम सिंह आके जालौर को चारों तरफ से क्या करते हैं? घेर लेते हैं, घेरा लगाए रखते हैं। घेरा कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लगा रहता है। कुछ समय बाद होता ये है कि जालौर के दुर्ग में रसद पानी की खपत कम हो गई या रसद पानी की कमी हो गई। जब रसद पानी की कमी हो जाती है तो मान सिंह जालौर का दुर्ग छोड़ने पे विवश हो गए और छोड़ने का इरादा कर भी चुके थे। लेकिन जालौर के दुर्ग में जलंधर नाथ का मंदिर है। ये हर रोज वहाँ जाया करते थे और जलंधर नाथ के मंदिर का जो पुजारी है, जलंधर नाथ का मंदिर, इसमें जो पुजारी है उस पुजारी का नाम आयस देवनाथ है। ये जाते हैं वहाँ पे विनती मांगते हैं तो आयस देवनाथ ये कहते हैं कि मान सिंह जी, आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए जालौर के दुर्ग को ना छोड़ें। तो मान सिंह ने कहा, कितने दिनों तक नहीं छोड़ूं? तब इनके द्वारा ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए कि 21 अक्टूबर तक आप दुर्ग को ना छोड़े। 21 अक्टूबर 1803 तक आप दुर्ग को ना छोड़े। अगर आप दुर्ग को नहीं छोड़ेंगे तो जालौर के दुर्ग के साथ साथ जोधपुर का शासन भी आपके हाथों में होगा। मान सिंह जी, अब जोधपुर का शासन आ रहा है, मानने में क्या हर्ज है? कुछ दिन ठहर जाते हैं। मान सिंह जी ने ये सोचा और कुछ दिन ठहर भी जाते हैं। इसी बीच भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद आयस देवनाथ की बात तो सच हो गई और यहाँ से मान सिंह जी कहाँ जाते हैं? जोधपुर जाते हैं। जालौर से जोधपुर जाने के बाद में जब वहाँ के सरदारों को ये पता चलता है कि मान सिंह जोधपुर आ रहे हैं, तो पोखरण के एक सरदार थे सवाई सिंह चंपावत, उनका पूरा नाम सवाई सिंह चंपावत है। सवाई सिंह चंपावत ने जब भीम सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय उनकी देरावरी रानी क्या थी? गर्भवती थी। सवाई सिंह देरावरी रानी को चौपासनी भेज देते हैं ताकि मान सिंह उसकी हत्या ना करें, इसीलिए भेज देते हैं। जब मान सिंह जोधपुर पहुंचते हैं, मान सिंह को ये पता चलता है कि देरावरी रानी को चौपासनी भेज दिया गया है। कहाँ भेजा है सही तरीके से उनको नहीं पता था। इसीलिए वो क्या करते हैं? सवाई सिंह से निवेदन करते हैं कि आप एक काम कीजिए, देरावरी रानी को वापस बुला लीजिए और मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। हालांकि इन्होंने ये वादा बाद में नहीं निभाया था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ, अगर देरावरी रानी से पुत्र की प्राप्ति हुई तो वही जोधपुर का शासक बनेगा। वादा तो कर देते हैं और सवाई सिंह जी मान भी लेते हैं। इसीलिए सवाई सिंह जी चौपासनी से देरावरी रानी को वापस बुला लेते हैं जोधपुर और वापस बुलाने के बाद वो तलहटी के
जो दुर्ग के नीचे के महल हैं उन महलों में रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जोधपुर से संधि करने के लिए एक अहमदनामा भेजा जाता है, यानी संधि पत्र भेजा जाता है। संधि पत्र पर 22 दिसंबर 1803 को जनरल लेक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और बाद में गवर्नर जनरल द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया जाता है। जब ये मानसिंह के पास पहुंचता है तो मानसिंह इन्हें इनकार कर देते हैं और अपनी तरफ से एक संधि प्रस्तुत करते हैं कि हमारी ये शर्तें हैं, आप इस शर्तों को मान लीजिए, हम आपकी शर्तों को नहीं मानेंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार उस पर विचार कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही मानसिंह ने क्या किया कि अंग्रेजों के शत्रु जसवंत राव होलकर से मेल मिलाप कर लिया, उनसे मिले, बातचीत की, उनसे दोस्ती की तरफ बढ़ने लगे। तब ये अहमदनामा क्या होता है, विफल हो जाता है। इसी बीच कुछ समय बाद जो देरावरी रानी थी भीम सिंह की, उस देरावरी रानी ने धोकल नामक पुत्र को जन्म दिया। तो देरावरी रानी से जो पुत्र जन्मा उसका नाम क्या था, धोकल। धोकल नामक पुत्र जन्मा, धोकल सिंह। धोकल सिंह का जन्म होता है। पोखरण के सवाई सिंह धोकल सिंह जी को खेतड़ी भेज देते हैं, इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कहीं मान सिंह उनकी हत्या ना कर दे। भेज दिया जाता है इनके द्वारा। और तभी मान सिंह जनवरी 1804 को ये जोधपुर की गद्दी पर बैठते हैं, जोधपुर के सिंहासन पर सिंहारूढ़ होते हैं। अब जब ये इन भीम सिंह द्वारा जालौर को चारों तरफ से घेरा गया था और ये भविष्यवाणी की गई थी किस व्यक्ति द्वारा, तो वो व्यक्ति आईएस देवनाथ था। इस व्यक्ति के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि कुछ दिन इस जालौर के दुर्ग में आप रुक जाओ तो आपके इस दुर्ग के साथ साथ जोधपुर का भी सिंहासन प्राप्त होगा। और ये बात जब सच निकलती है तो मान सिंह जी का इस व्यक्ति पर विश्वास अटूट हो जाता है कि ये व्यक्ति तो भविष्यवाणी कर रहा है। इसीलिए आईएस देवनाथ को क्या बुलाया जाता है, जोधपुर बुलाया जाता है। ये जोधपुर आते हैं और मान सिंह द्वारा इन्हें अपना गुरु माना जाता है और गुरु बनाया जाता है। मान सिंह ने जब शासन ग्रहण किया तो शासन ग्रहण करते ही गुलाब सागर के पास में ही महामंदिर नामक एक विशाल जैन मंदिर बनवाना प्रारंभ करवा दिया और वो जल्दी पूरा करवा दिया गया इनके द्वारा। मान सिंह ने उस विशाल मंदिर को पूरा करवा के वहाँ का अधिकारी नियुक्त किया और किसे किया तो आईएस देवनाथ को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तभी आपने सुना होगा इतिहास में इनके शासनकाल का एक बहुत ही बड़ी घटना हुई और उस घटना को आप किस नाम से जानते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जानते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद। पहली बात तो कि ये घटना हुई कैसे और इसमें क्या विवाद था, दिमाग तो ये अटक जाता है। दूसरी ये कि हमारे एग्जाम से ये इसके क्या ताल्लुकात है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सब की बात करने वाले हैं हम इस कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में। पहली बात तो ये कृष्णा कुमारी थी कौन, तो ये कृष्णा कुमारी उदयपुर की, या आप कह सकते हैं मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। ये महाराणा भीम सिंह उदयपुर के महाराणा, ध्यान रखिएगा, जोधपुर के तो महाराजा हैं। उदयपुर के जितने भी शासक हैं वो अपने नाम के आगे महाराणा लगाते हैं, तो आप महाराणा से याद रख सकते हैं कि ये मेवाड़ के हैं। अब मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी और इनका जो कृष्णा कुमारी का विवाह किया गया, निश्चित कर दिया गया कि अब इसके साथ होगा, तो वो थे महाराजा भीम सिंह। और ये जोधपुर के शासक थे महाराजा भीम सिंह। ध्यान से सुनिएगा, इसमें उलझिएगा मत। भीम सिंह जी के साथ तय किया जाता है, लेकिन भीम सिंह जी की कुछ ही समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद महाराणा भीम सिंह क्या करते हैं, जयपुर के नरेश
जगत सिंह के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर देते हैं। हेलो भाई, इनके साथ भीम सिंह तो मर गए, तो इनके साथ तय कर दिया गया। जब ये बात मान सिंह को पता चलती है, भाई इनके चचेरे भाई जितने भी बड़े हत्यारे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पिता आपको घर में डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कोई पड़ोसी आपसे झगड़ा कर रहा है या आपके साथ मारपीट कर रहा है, तो आपके पिताजी बढ़ चढ़ के बोलेंगे, या आपका भाई बोलेगा, या जो आपका परिवार का सदस्य है आपसे कितना ही नाराज हो, लेकिन पड़ोसी से आपको मार खिलवाने नहीं देगा। तो यही हुआ कि भीम सिंह की बेइज्जती, मान सिंह जी की बेइज्जती। भीम सिंह जी के साथ शादी तय कर दी गई, तो मान सिंह जी को ये लगा कि ये अनुचित है, और वह जयपुर और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को ये समझाते हैं कि एक बार जब जोधपुर के घराने के साथ किसी दूसरे घराने का विवाह तय हो जाता है, तो उस घराने के साथ उसका विवाह तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन इनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है, और दे भी क्यों, जगत सिंह तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ तो विवाह हो रहा है। और भीम सिंह जी ने सोचा कि मैं करूं तो विवाह किसके साथ करूं। तब मान सिंह कहता है कि आप विवाह मेरे साथ कर दीजिए, लेकिन भीम सिंह जी ये मानते नहीं हैं और जगत सिंह के साथ विवाह को तय रखते हैं। इसी कारणों की वजह से जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन कुछ सरदारों की वजह से, एक तो इंद्रराज सिंधवी जो कि जोधपुर की तरफ से थे, और एक जयपुर के दीवान जिनका नाम रामचंद्र था, उन्होंने दोनों राज्यों के शासकों को समझाया कि आप बात बात पे झगड़ा ना करें, जोधपुर और जयपुर की दोस्ती को यूं ना तोड़ें, और दोनों के बीच की दोस्ती को बनाए रखा जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद सवाई सिंह चंपावत द्वारा और बीकानेर के शासक सूरज सिंह द्वारा इन दोनों की दोस्ती को तोड़ा दिया जाता है, और जयपुर को राजी कर दिया जाता है कि आप जोधपुर पर आक्रमण कीजिए। जयपुर इस बात से राजी होते थे। जयपुर के जगत सिंह कहते हैं कि मैं अब जोधपुर पर आक्रमण करूंगा। अब जयपुर के जगत सिंह के साथ कौन है, तो जयपुर के जगत सिंह के साथ बीकानेर के हैं, बीकानेर के सूरज सिंह इनके साथ है। सूरज सिंह ने कहा कि आप युद्ध लड़िए, मेरी सेना आपके साथ है। और इनके साथ कौन आया जगत सिंह के साथ, तो जगत सिंह के साथ एक आगे अमीर खां पिंडारी। प्रारंभ में क्या होता है, जसवंतराव होलकर किसके पक्ष में थे, मान सिंह के पक्ष में थे। लेकिन जयपुर के नरेश जगत सिंह उन्हें रुपये देकर वापस लौटा देते हैं कि आप यहाँ से जाइए, हमें अपने काम करने दीजिए, हमें आपस में युद्ध लड़ने दीजिए। लेकिन मराठों का ये भी रणनीति थी, मराठे एक तरफ से पैसे लेकर दूसरे पे आक्रमण करते, अगर जीत जाते या युद्ध बंद करवाते तो दूसरे से भी पैसे लेते। तो इस तरह से उन दोनों की, मतलब मराठों की यही रणनीति थी कि राजपूताना के सभी राजाओं को क्या किया जाए, लूटा जाए। ये लूटने की एक अच्छी रणनीति थी। अब जसवंतराव होलकर वहां से चले जाते हैं, अब मान सिंह अकेले बचे हैं। तो इन सब की संयुक्त सेना और एक तरफ मान सिंह 13 मार्च 1807 को गिंगोली नामक स्थान पे आमने सामने भिड़ती है। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ। एक तो पहला क्वेश्चन ये, तो आपको बताना है 13 मार्च 1807 को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो आपको क्या बताना है, जयपुर की सेना, अमीर खां पिंडारी की सेना और बीकानेर की सेना, और एक तरफ थे मान सिंह। तो इनकी सेना के मध्य ये युद्ध हुआ, और कहाँ पर हुआ, तो गिंगोली नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में आपकी जिज्ञासा भी होगी कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो होता यह है कि मान सिंह के कई साथी सरदार मान सिंह को युद्ध भूमि में छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मान सिंह 19 मार्च को ही क्या करते हैं, युद्ध भूमि छोड़ देते हैं। 13 मार्च को युद्ध प्रारंभ हुआ और 19 मार्च को मान सिंह युद्ध भूमि छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से जयपुर की विजय हो जाती है। जयपुर अकेले की विजय नहीं है, हालांकि प्रतिनिधित्व तो जयपुर कर रहा था,
लेकिन सेना अमीर खां पिंडारी की भी है, सेना बीकानेर की भी है, लेकिन विजय किसकी मानी जाएगी? जयपुर की, क्योंकि जयपुर ने ही आक्रमण किया था उनको साथ लेके। अब जयपुर की इस युद्ध में विजय हो जाती है तो जयपुर की सेना क्या करती है कि जयपुर की सेना नागौर, जैतरण, मेड़ता, मारोट, सांबर, नावा, ऐसे काफी स्थानों पर क्या करती है? अधिकार करती हुई जोधपुर पहुंच जाती है। और जोधपुर पहुंचकर मार्च में ये युद्ध चल रहा था और अप्रैल 1804 को, माफ कीजिएगा 1807 को, अप्रैल 1807 को जोधपुर को क्या करती है? चारों तरफ से घेर लेती है, जोधपुर को पर अधिकार कर लेती है। अब इसी वक्त ये एक घटना घटी कि अमीर खां पिंडारी जगत सिंह से नाराज होकर मेड़ता चला जाता है और इसका फायदा उठाते हैं जोधपुर वाले इसका फायदा उठाते थे। कैसे उठाते हैं कि जोधपुर वाले इंद्रराज सिंधी क्या करते हैं? अमीर खां पिंडारी के पास जाते हैं। अमीर खां पिंडारी मेड़ता गए हुए थे, इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप हमारी तरफ मिल जाइए। इन्हें पैसे देकर अपनी तरफ मिला दिया जाता है और राजी कर लिया जाता है कि आप जयपुर पे आक्रमण कीजिए। और अमीर खां पिंडारी पीछे से जयपुर पर आक्रमण करता है और जयपुर की सेना अब जोधपुर का घेरा डाले बैठी हुई है। तो जयपुर की सेना को जाना जरूरी हो गया अपने मूल शहर को बचाने के लिए और यहाँ से जगत सिंह रवाना हो जाते हैं जयपुर की तरफ। तभी जब जयपुर की सेना जा रही थी जयपुर की तरफ, तभी अमीर खां पिंडारी और जोधपुर की सेना ने जयपुर की सेना पर आक्रमण किए और कई गांवों पर अधिकार कर लिए। तब जयपुर के दीवान रामचंद्र जी क्या करते हैं? अमीर खां पिंडारी को पैसे देकर कुछ गांव छुड़ाते हैं और इस तरह से मान सिंह जी का शासन बचा रहता है। मान सिंह का शासन तो बचा रह गया और फिर मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी को नवाब का खिताब दिया। लेकिन कुछ समय बाद अमीर खां पिंडारी मेवाड़ पर आक्रमण करता है और मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी को लाचार कर देता है उनकी अपनी बात मनवाने पर। अमीर खां पिंडारी की क्या बात थी? क्या बनवाना चाहता था अमीर खां पिंडारी? तो अमीर खां पिंडारी ने कहा कि आपकी पुत्री कृष्णा कुमारी की वजह से 2 राज्यों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, तो क्यों ना आप अपनी पुत्री की हुई मार दें ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो, आगे से ये झगड़ा हुई ना। तब अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर भीम सिंह जी जवान दास को भेजते हैं, लेकिन जवान दास इस बात में सफल नहीं होता है, वो कृष्णा कुमारी की हत्या नहीं कर पाता है। लेकिन जब राजकुमारी कृष्णा कुमारी को ये पता चलता है कि मेरी वजह से 2 राज्य, 2 बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध लड़ा गया, लाखों लोग मारे गए, तो वो आत्महत्या कर देती है। और आत्महत्या करके जुलाई, ये डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जुलाई 1810 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आज के ज़माने के उस ज़माने में कितना दौर में कितना अंतर है देखो। अगर आज के ज़माने में किसी लड़की को ये पता चल जाए कि 2 लोग उनके पीछे झगड़ रहे हैं, उसके लिए झगड़ रहे हैं, तो वो अपसेट होने की वजह से खुश होती है। इस खुशी में चाहे डीजे बजाओ, इतनी खुश होती है वो। क्यों होती है? कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि 2 लोग मेरे लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन उस समय में इस कृष्णा कुमारी ने क्या सोचा कि कृष्णा कुमारी ये सोचती है कि मेरी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ तो मैं ही जीवित नहीं रहूँगी, तो आगे से इन 2 राज्यों के मध्य क्या होगी? संधि होगी, या फिर दोनों राज्य अपने अपने कार्य में अपने अपने मित्रता में बने रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के इतिहास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।